Hello students, welcome you all, and today in this video we are going to study how Delhi Sultan expanded their empire. They were sitting first in a garrison town. Garrison town का मतलब क्या होता है? Fortified town. वो टाउन जो कि एरिया में छोटा हो लेकिन उसकी किले बंदी की गई हो, ऊंची ऊंची मोटी दीवालों से उसको घेरा गया हो, एंड देन उस पर क्या फोर्स को डिप्लॉय किया गया हो सिक्योरिटी के लिए। तो ये जो 40 गैरिसन टाउन्स होते थे वो काफ़ी स्मॉल होते थे और यहीं पे दिल्ली के सुल्तान अक्सर रहा करते थे। तो कैसे दिल्ली के सुल्तान गैरिसन टाउन से निकल के अपने हिंटरलैंड और उसके बाद से फर्दर एक्सपेंशन करते हैं, अक्वायरमेंट करते हैं, एनेक्सेशन करते हैं डिफरेंट टेरिटरीज़ का, कैसे नॉर्थ इंडिया पूरा जो है भारत का वो इसको कवर करते हैं और फिर ओके इतना बना देंगे काफ़ी है। ये तो अभी 10th सेंचुरी का मैप तो ऐसा नहीं है। 10th सेंचुरी का मैप क्या है, ये पूरा है, ठीक है। तो ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। कश्मीर वगैरह हम जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे आफ्टर द पार्टीशन तब हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस समय दिल्ली में ये लोग बैठे हुए हैं। इनकी क्या इन्होंने जीत लिया है, जैसे कि मोहम्मद गोरी जो है कन्नौज, अजमेर, दिल्ली, इन सबको कॉन्कर कर लिया है। फिर इल्तुतमिश ने काफ़ी कंसोलिडेशन किया। इल्तुतमिश के जो गोरी के जो वो थे कमांडर थे, वो अपने आप को यहाँ तक ले गए। कहाँ तक? बंगाल तक। बंगाल का मतलब उस समय का बंगाल मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और वहाँ पे ले जाकर बख्तियार खिलजी का नाम सुना है आपने? बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को डेमोलिश किया था, उसमें आग लगाई थी, वो इसी दौरान एक्सपेंशन के दौरान ही वो क्या करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाते हुए कहाँ चला जाता है? बंगाल। और बंगाल में मात्र 18 लोग मिलके लक्ष्मण सेन जो वहाँ के राजा होते हैं उनको गद्दी से हटा देते हैं, और उसके बाद से वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ने लगता है बख्तियार खिलजी। और नॉर्थ ईस्ट में इधर अरुणाचल के पास जाके, कहाँ? अरुणाचल के पास नमचा बारवा, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है नमचा बारवा, वहाँ पे जाके ये फंस जाता है और आदिवासी यहाँ पे उसे ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो वो अपने ही एम्बिशन का शिकार बन जाता है। कौन? बख्तियार खिलजी। लेकिन जो दिल्ली में सुल्तान है उन्हें कंसोलिडेट करना है, ठीक है। तो ये क्या क्या करते हैं कंसोलिडेशन में, यही आपके इस चैप्टर में इस पॉइंट में लिखा हुआ है। तो इनके पास क्या चैलेंजेस थे? गैरिसन टाउन से निकल के पहले ये लोग हिंटरलैंड को अक्वायर करते हैं। हिंटरलैंड क्या होता है? जैसे मान लो ये एक फोर्टिफाइड सिटी है, ठीक है, एक फोर्टिफाइड टाउन है, इसके अगल बगल के लैंड को, इसके अगल बगल के एरिया को क्या बोला जाता है? हिंटरलैंड। द एडजेसेंट एरिया ऑफ अ गैरिसन टाउन इज कॉल्ड हिंटरलैंड। ओके, तो पहले ये लोग इंटरनल फ्रंटियर एक्सपीडिशन करते हैं, मतलब अभियान चलाकर पहले हिंटरलैंड को कवर करते हैं। पहले हिंटरलैंड को ये लोग अक्वायर करते हैं, ठीक है, हिंटरलैंड को अपने सल्तनत में मिलाते हैं, और उसके बाद से एक्सटर्नल अभियान चलाकर बाहर की तरफ आक्रमण करके ये लोग साउथ इंडिया में पहुंचते हैं। तो साउथ इंडिया में जो भी अभियान चलाया, यहाँ के राजाओं को जीता। तो सबसे पहला सुल्तान कौन था जो साउथ इंडिया में अभियान चलाता है? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नाम सुना होगा आपने अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। ये साउथ इंडिया तक बढ़ते हैं और दिल्ली को काफ़ी एक तरीके से बड़ा एम्पायर बना देते हैं, ठीक है। इसमें और हमें क्या पढ़ना है कि ये करते वक्त इनके पास क्या क्या चैलेंजेस थी, व्हाट वर द चैलेंजेस। तो इनको सामना करना पड़ सकता था रिबेल का, रिबेल फ्रॉम its own, from their own गवर्नर्स कह लो। दूसरा इनका क्या चैलेंज हो सकता था ऐसे करने में, दिल्ली को बचा के रखने में, दिल्ली के आसपास के एरिया को जीतने से पहले इनको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता था? तो रिबेल का मतलब खुद ही के गवर्नर जो होते थे देखते थे कि हमारा राजा कमजोर है, जैसे उन्हें लगता था कि राजा थोड़ा कमजोर है, वो खुद ही
रेबेल कर देते थे, विद्रोह करके, और अपना एक जो जिस हिस्से के वो गवर्नर होते थे उसको अपना एक अंपायर ही बना लेते थे। ठीक है, तो ये चैलेंजेस हुआ करती थी। दूसरा फियर ऑफ मंगोल अटैक। मंगोल अटैक का बहुत फियर होता था उस समय। बार बार मंगोल दिल्ली पे अटैक करते थे, बार बार मंगोल दिल्ली पे। और मंगोल का एक जो राजा था उसका नाम आपने सुना होगा, जिसका नाम था चंगेज खान। क्या नाम था? चंगेज खान। वो जिस रास्ते से गुजरता था वहाँ पे लाशों की धज्जियाँ उड़ा देता था वो। और पता है वो किस चीज़ की मीनार बनवाता था? ह्यूमन स्कल्प का मीनार बनवाता था। ठीक है, ह्यूमन स्कल्प समझते हो ना? हेड, लोगों को काटता था और उनके हेड का मीनार बनवाता था। और कई बार ऐसा होता था जब वो मीनार को चेक करने जाता था तो अगर कोई एक स्कल्प वहाँ से गायब मिलता था तो जो उसके साथी होते थे उनका स्कल्प काट के वो लगा देता था। इतना मतलब निर्दयी राजा था। ठीक है, और ये लोग हमेशा इधर से अटैक करते थे। चाइना से ये आए थे। कहाँ से आए थे? चाइना से आए थे, और ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए इंडिया पर, दिल्ली में ये लोग अटैक करते थे। तो ये भी एक फियर होता था, फियर ऑफ मंगोल अटैक। बैड वेदर, ठीक है, बैड वेदर, और ये तो मैंने लिखवा दिया, रेबेल ऑफ देयर ओन गवर्नर्स। ये सारा प्रॉब्लम फेस करते थे हिंटरलैंड और अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने के दरमियान। उस समय ये सब करने के दरमियान दिल्ली सुल्तान्स को ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। गॉट इट? ओके। इंटरनल फ्रंटियर का मैंने बात बताया। इंटरनल फ्रंटियर में इन लोगों ने हिंटरलैंड को कवर किया। हिंटरलैंड मैंने अभी बताया, हिंटरलैंड क्या होता है। और हिंटरलैंड को कवर करने के लिए क्या किया इन्होंने? जो गंगा यमुना दोआब है, एक और मैं आपको मैप बनाता हूं इंडिया का, यहां से, ठीक है, गंगा यहां से निकलती है, गंगा यहां से निकलती है, और जमुना इसकी लेफ्ट बैंक टेरिटरी है। इसके बीच की, यहाँ पे जमुना इलाहाबाद में मिल जाती है, तो इसके बीच की जो ये लैंड थी ये फॉरेस्ट से कवर थी। इसके बीच की जो लैंड थी वो किससे कवर थी? फॉरेस्ट से। और दिल्ली यहाँ पे बसा हुआ है जमुना के किनारे। तो यहाँ के जो सुल्तान थे इन्होंने क्या किया? इस पहले फॉरेस्ट को क्लीन करवा दिया, क्लियर करवा दिया, फॉरेस्ट को क्लियर करवा के, और उसके बाद से यहाँ पे ये जो जमीन खाली हुआ उसको किसको दे दिया? किसानों को दे दिया, पीजेंट्स को दे दिया। और जो यहाँ के रहने वाले आदिवासी लोग थे जो जंगलों में रहते थे उनको यहाँ से भगा दिया गया। अब ये पीजेंट्स क्या करेंगे? यहाँ पे प्रोडक्शन करेंगे, खेती करेंगे, और खेती करने के बाद से इनसे टैक्स लिया जाएगा, और टैक्स लेने के बाद से इधर भी टाउन्स बनाए जाएंगे। गैरिसन टाउन इधर भी बनेगा, और ये गैरिसन टाउन किस लिए बनेगा? ये जो ट्रेड रूट बनेगा इसके बीच का, उसकी रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये था इंटरनल फ्रंटियर एक्सपीडिशन करके अपने हिंटरलैंड को कब्जा करना। ठीक है, कैसे करते थे ये आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद से एक्सटर्नल मैंने बता दिया कि साउथ इंडिया में ये लोग जाते थे, और जो राजा हुआ करते थे साउथ इंडिया का उनसे लड़ाई लड़ते थे, जीतते थे उनसे, हाथी घोड़े ढेर सारा पैसा कमा के उधर से लाते थे। ठीक है, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी का अभियान पहला किया था। देवगिरी से वो करोड़ों रुपए हासिल करके लाया था, और लाने के बाद से जो उसका ससुर था, ससुर और दामाद, ससुर और चाचा दोनों थे, जलालुद्दीन खिलजी, उनको क्या करता है? वो मार देता है। ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं कभी आपको सुनाऊंगा। ठीक है, चलो। द सेकेंड एक्सपेडिशन, ये लोग क्या करते हैं? मिलिट्री एक्सपेडिशन। फर्स्ट एक्सपेडिशन मिलिट्री एक्सपेडिशन नहीं होता है, याद रखना। जो इंटरनल एक्सपेडिशन होता है इट वाज नॉट मिलिट्री एक्सपेडिशन। इसमें मिलिट्री की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बस क्या करते हैं? ये जमीन को, जो फॉरेस्ट कवर्ड लैंड होता है उसको क्लियर करा देते हैं, और उस लैंड को किसको दे दिया जाता है? किसानों को दे दिया जाता है। वो किसान उसके बाद से टैक्स देते हैं, उस टैक्स का यूज करके ये फोर्टिफाइड किले बनवाए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन जो सेकेंड एक्सटर्नल एक्सपेडिशन होता है वो कैसा एक्सपेडिशन होता है? मिलिट्री एक्सपेडिशन होता है। मिलिट्री एक्सपेडिशन का मतलब क्या हुआ? सैनिक अभियान। सेना जाएगी, लड़ाई करेगी, और टेरिटरी को अक्वायर करेगी। ठीक है, तो वो सेकेंड एक्सटर्नल एक्सपेडिशन कहा गया उसे। गॉट इट? आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, इंडिया के मैप में,
किस तरीके से दिल्ली सुल्तान के जो शासक हुए वो गुजरात, राजस्थान, साउथ इंडिया, बंगाल सब जगह पे मिलिट्री एक्सपेडिशन करके अपने टेरिटरी को अक्वायर किया। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने और अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे ज़्यादा ये एक्सपेडिशन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, कुछ सिटीज़ जो दिल्ली के सुल्तानों ने बनवाई थी। तो उसमें है कुव्वतुल इस्लाम, एक मस्जिद थी। मस्जिद के साथ साथ इसमें मिनरेट्स भी बनाई गई थी। मिनरेट, एक बहुत ही ऊंचा मिनरेट बनाया गया था जिसे हम आज कुतुब मीनार बोलते हैं, जिसे हम आज क्या बोलते हैं, कुतुब मीनार। इस मीनार को दो सुल्तान्स ने बनाया था, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ने मिलकर इस मीनार को बनाया था। और बाकी ये जो सिटी थी, ये कुव्वतुल इस्लाम एक मस्जिद था, उसको किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी और बाकी के जो सुल्तान थे वो लोग मिलके अपने रहने के लिए बनवाए थे। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम के अलावा क्या क्या बनाया गया दिल्ली में, ढेर सारे फोर्ट्स बनाए गए जिसको आप पढ़ सकते हो, इस बुक में लिखा हुआ है। अब हम पढ़ते हैं द मस्जिद। मस्जिद क्या होता है, मस्जिद इज द प्लेस वेयर इस्लामिक पीपल और मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर टू अल्लाह। भगवान को प्रेयर देते हैं कौन, मुस्लिम। जिस प्लेस पे उसे मस्जिद कहते हैं। मस्जिद में लोग मक्का के साइड में फेस करके खड़ा होते हैं। मक्का कहाँ पे है, अरब में है। अरब भारत के किस हिस्से में है, अरब भारत के पश्चिमी हिस्से में है, वेस्ट में है। तो इसीलिए भारत में जो भी लोग नमाज अदा करते हैं वो उनका जो फेस होता है वो किस साइड होता है, मक्का के साइड होता है। मक्का कहाँ है, अरब में है। ठीक है, अब इस मस्जिद में कौन होते थे, मस्जिद का जो लीडर होता था वो कौन होता था, इमाम होता था। इमाम की क्या काम होती थी, इमाम का काम होता था जो रिचुअल्स हैं, पूजा पाठ मतलब प्रेयर कराने में जो रिचुअल है उसको कराना और जुम्मे की नमाज अदा कराना। ठीक है, ये काम हुआ करता था द इमाम ऑफ द मस्जिद। आज भी आप देखते हो ये कल्चर हमारे भारत में है। गॉट इट, तो ये आप लोग पढ़ लोगे। अब आते हैं क्लोजर लुक टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खिलजीज एंड तुगलक्स। खिलजी और तुगलक के अंडर में दिल्ली सुल्तान, कैसे दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ती है, कैसे ये कंसोलिडेट होती है। कंसोलिडेट होने का मतलब एक होता है कि आपने चीज़ों को जीत लिया, लेकिन उसको अपने हाथ में कितना देर तक रखते हो वो आपका कंसोलिडेशन कहलाता है। ऐसा नहीं कि जीत लिए आप, मान लो एक स्टेट गुजरात है उसको जीत लिया और जैसे ही आप यहाँ से गए फिर यहाँ के लोग आपके राजा को हराकर वापस भेज दिए, तो ये कंसोलिडेशन नहीं कहलाता है। कंसोलिडेशन का मतलब पहले जीतो और जीतने के बाद से क्या करो, उसको अपने साथ बनाए रखो, वही कहलाता है कंसोलिडेशन। तो कंसोलिडेशन होता है, पहला कंसोलिडेशन किसके दौर में हुआ था, इल्तुतमिश के दौर में। दूसरा कंसोलिडेशन होता है गयासुद्दीन बलबन के दौर में। किसके दौर में, गयासुद्दीन बलबन, एक बहुत ही खतरनाक दिल्ली सुल्तान होता है। और उसके बाद से तीसरा जो ये होता है वो किसके दौर में होता है, जलालुद्दीन खिलजी। कौन बनता है, जलालुद्दीन खिलजी। और उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी अपने ही ससुर का हत्या कर देता है, उसके बाद से वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद से कौन करता है, कौन करता है, मोहम्मद तुगलक। ये लोग दिल्ली को कंसोलिडेट करते हैं और किस तरीके से करते हैं इसके बारे में हम अभी जानेंगे। किस तरीके से करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे कंसोलिडेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब दिल्ली के जो सुल्तान जो तुर्की से आए हुए थे, दिल्ली को जीत तो लेते हैं, अभी भी ये लोग क्या हैं, फॉरेनर्स हैं। इंडिया में ये लोग क्या हैं, फॉरेनर्स हैं। तो और माइनॉरिटी में हैं, ये लोग मुसलमान हैं और ये लोग माइनॉरिटी में हैं। और इनके चारों बगल क्या हैं, हिंदू राजा हैं जो कि कहीं ना कहीं इनके राइवल हैं। तो इनसे बचने के लिए इनको कंसोलिडेट करना है। और उस समय जो इंडिया है वो फ्यूडल मोनार्की से गुजर रहा होता है, फ्यूडल स्टेज से गुजर रहा होता है। तो कंसोलिडेशन काफ़ी जरूरी होता है, अदरवाइज आपको फिर से भगा दिया जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगर आप अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं करते हो अच्छे से तो आपको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन और कंसोलिडेशन में सबसे पहला रोल प्ले करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश और ये क्या करते हैं, ये इक्तिदारी इक्तदारी स्टार्ट करते हैं। इक्तदारी का मतलब
उस समय जो भारत के जो डिफरेंट प्लेसेस थे उसमें फ्यूडल लॉर्ड्स रहा करते थे। फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब 4 गांव का एक राजा, 4 गांव का एक राजा, 4 गांव का एक राजा। अब आप इल्तुतमिश एक नया राजा है, राजा को अगर सरवाइव करना है तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा के लिए कहाँ से वो आएगा? कहीं उसके पास नोट छापने की तो मशीन होती नहीं है। पैसा के लिए वो टैक्स लेगा। टैक्स कौन देगा? तो वही जो पीजेंट्स होंगे आसपास के। लेकिन पीजेंट्स पे किसका अधिकार है? लैंडलॉर्ड्स का। तो इन लैंडलॉर्ड्स के बदले में इनको एक तरीके से इनको रिवील करने के लिए, इनको हटाने के लिए ये क्या करता है? इक्तदारी प्रथा को लॉन्च करता है। इक्तदारी का मतलब ये जो प्लेसेस हैं भारत के डिफरेंट प्लेसेस, उनको क्या करता है? इक्ताज में बदल देता है। इक्ता, ठीक है। इक्ता मतलब छोटे छोटे 10 गांवों का एक लैंड हुआ, उसको इक्ता बोला जाता था। और वहां पे मिलिट्री ऑफिसर्स को क्या रख देता था? मिलिट्री ऑफिसर्स को एक तरीके से उसका इक्तदार बना देता था। मिलिट्री ऑफिसर्स उसके इक्तदार बनते थे और उनकी क्या जिम्मेदारी होती थी कि वहां के लोगों को वो क्या करते थे? मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे। मान लो एक 10 गांव का इक्ता हो गया, एक 10 गांव का इक्ता है, यहाँ पे एक इक्तदार यहाँ से आया, किसके तरफ से? दिल्ली सुल्तान के तरफ से। इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस पूरे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर ये मेंटेन करेगा, मतलब लोगों को सुरक्षा देगा। और लोगों को सुरक्षा देने के बदले में ये क्या कर सकता है? यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्शन कर सकता है। रेवेन्यू का कलेक्शन कर सकता है, मतलब टैक्स वसूल सकता है। और उसी टैक्स से वो अपने सैनिकों को पैसा देगा सैलरी के रूप में, और जो पैसा बचेगा वो दिल्ली के गवर्नर मीन्स दिल्ली के सुल्तान को भी देगा। इस तरीके से ये भी आगे बढ़ेंगे और ये मजबूत होगा इनका इक्ता, ठीक है। ये थी इक्तेदारी प्रथा। अब ये इक्ता आते कहाँ थे? ये इक्तेदार जो थे, ये इक्तेदार ये होते कौन से थे? इक्तेदार, देखो एक टर्म है बंदागन, यहां पे आओ, बंदागन। ये एक पर्शियन वर्ड है, एक पर्शियन वर्ड है बंदागन। इसका मतलब हुआ स्लेव्स जो खरीदे जाते थे, जो गुलाम खरीदे जाते थे, उनको पर्शियन में बंदागन कहा जाता था। तो इल्तुतमिश ने जितने भी बंदागन खरीदे थे, जितने भी स्लेव्स खरीदे थे, उनको अलग अलग इक्तों में इक्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। मतलब 10 गांव का इक्ता का एक बंदागन उसका मालिक हो गया। उसी तरीके से ये इक्ताज क्या हो गए? बंदागन में बांट दिए गए। क्यों इनमें? क्योंकि इन पे ये ट्रस्ट कर सकता था। ये स्लेव हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे उस समय राजा के, ठीक है। और ये गुलाम राजा को कभी धोखा नहीं देते थे। गॉट इट? समझ रहे हो? ओके। इस तरीके से इस चैप्टर में इक्तदारी हमने पढ़ लिया। अब ये टैक्स जो कलेक्ट करते थे, वो कैसा टैक्स कलेक्ट करते थे? किस तरीके से टैक्स का कलेक्शन होता था? कौन कौन से टैक्स? जैसे ये इक्तेदारी के लिए जो टैक्स लेते थे, वो किस तरीके का टैक्स होता था? तो पहला टैक्स होता था पीजेंट्री पर। पीजेंट्री पर टैक्स कितना लगाते थे ये लोग? 50%। प्रोड्यूस का जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे वो कैसा होता था? 50% ऑफ द, पहला टैक्स होता था 50% ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ पीजेंट्स। मतलब किसान जितना अपना खेत में प्रोडक्शन करता था, उसका 50% एज अ टैक्स उसे किसको देना पड़ता था? राजा को देना पड़ता था, ठीक है। इसको क्या कहा जाए? खराज कहा गया। इसको क्या, इस टैक्स को क्या बोला गया? खराज। इसको क्या बोला गया? खराज। दूसरा टैक्स किस पे लगता था? हाउस पे। और तीसरा टैक्स किस पे लगता था? लैंड पे, ठीक है। इस तरीके से राजा को क्या मिलता था? टैक्स मिलता था। और इस टैक्स का यूज करके वो आगे बढ़ते थे अपने गवर्नेंस और अपने शासन को चलाने में, ठीक है। समझ गए? कैटल और हाउसेस पे टैक्स लगता था, ठीक है। हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? हाँ, मंगोल अंडर गेंगिस खान। इसके बारे में तो मैंने बता दिया था कि दिल्ली सल्तनत को सबसे ज़्यादा खतरा था तो किससे था? मंगोल और गेंगिस खान से। मतलब चंगेज खान के ही ये आगे के सक्सेसर्स थे। ये भी उतने ही ब्रूटल थे जितने मंगोल थे। और इन्हीं का नाती होता है बाबर, जो आएगा कब? 1526 में।
किसका? गांगेज खान के खानदान से बिलोंग करता है बाबर, ठीक है। तो उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये गंगेज खान से दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सबसे अच्छे से निपटने वाला जो इंसान होता है मंगोलों से, वो इंसान होता है जलालुद्दीन खिलजी। 21 बार लड़ाई करता है वो मंगोलों से। दुनिया में कोई ऐसे शासक नहीं होते जो मंगोल को हरा पाते हैं, लेकिन ये जलालुद्दीन खिलजी होता है जो 21 बार, बलबन का ये सेनापति होता है। जलालुद्दीन खिलजी किसका सेनापति होता है? बलबन का। और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर कौन सा है? ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये तैनात होकर यहाँ से मंगोलों का जो वॉर है इसको रोकता है। लगभग 20 बार लड़ाई करता है और लगभग 20 बार ये जीत हासिल करता है। इसके बाद से बलबन को दिल्ली का सुल्तान भी बनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, जलालुद्दीन खिलजी को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है बलबन के मौत के बाद से। तो सबसे अच्छे से जो मंगोल इन्वेजन को रोकने में कामयाब रहता है वो कौन? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी में कौन कौन राजा हुए? जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। हम इसकी स्टोरी कल आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। रुको होमवर्क लेते जाओ। आपको बताना है इक्तेदार के बारे में, व्हाट वर इक्तेदार, व्हाट वाज इक्तेदारी, ओके। और उसके बाद से कौन कौन से टैक्स अप्लाई किए जाते थे वो लिखना है। और इससे रिलेटेड अगर 2-3 क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से कर सकते हो कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।